एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ। कल हमने यम देखा था कि यम कितने होते हैं और किस तरह से उनका लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल होगी आई थिंक सभी को। तो कल हमने Yes, ma'am. यम के जो 5 प्रकार होते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इन पांचों के बारे में जाना था कि ये क्या हैं, कैसे हम इनको अपने आज की जिंदगी में भी उपयोग कर सकते हैं। अब आज हम आते हैं नियम पर। तो अष्टांग योग का जो सेकंड स्टेप है या द्वितीय चरण है या द्वितीय सोपान है, वो क्या है? नियम। अब नियम भी 5 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप और संतोष। इन पांचों को नियम माना गया है। तो यम जहां सामाजिक नैतिकता का विकास करते हैं, वहीं नियम जो है वो व्यक्तिगत नैतिकता और शुद्धि का विकास करते हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे आई थिंक। इससे मैं स्टॉप कर दूं क्योंकि अब हमें इन पर डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं शौच पर। नियम का, जैसे नियम शब्द से ही एक आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नियम भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जनरलाइज और एक होते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल कौन से नियम होते हैं? यूनिवर्सल वो होते हैं कि जो देश काल परिस्थिति से परे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पानी में हाथ डालो तो हाथ गीला होगा ही। यदि आप बर्फ को हाथ में लो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी, तो आपके हाथ को ठंडा लगेगा ही। यदि आप आग में हाथ डालो तो आपका हाथ गर्म होगा और जलेगा ही। तो ये जो रूल्स हैं, ये जीवन में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप रहिए, ये एज इट इज ही रहते हैं। ना इनका स्वरूप बदलता है, ना इनका समय बदलता है। जैसे आप पूरे कहीं पर भी आप खाना को खाइए तो वो डाइजेस्ट होगा ही, है ना। आपकी ब्रीदिंग एज इट इज चलेगी ही, हार्ट बीट वैसी ही चलेगी। ऐसा तो नहीं होता कि जब हम अमेरिका पहुंचते हैं तो हार्ट बीट में कुछ चेंज आ जाता है, या हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन में चेंज हो जाता है, नहीं। तो वो नियम जो देश काल परिस्थिति से ऊपर होते हैं, ये यूनिवर्सल नियम होते हैं। और कुछ होते हैं जनरलाइज रूल्स, या इनको हम ओपिनियन भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? ये आपके एक्सपीरियंस से क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब आपको कोई बार बार बोलता है और उसका एक बिलीफ पैटर्न आपका ब्रेन डेवलप करने लगता है, और जब भी वो सिचुएशन होती है तो वो बिलीफ पैटर्न ट्रिगर करता है और आपके साथ वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब छोटा बच्चा पहली बारिश होती है और भीगता है, बहुत एन्जॉय करता है, लेकिन उसकी माँ उसको 4 बार बोलती है, "अंदर चलो बीमार पड़ जाओगे।" किस-किस ने बोला है? हम सब करें, राइट? अब वो एक बार बोलती है, बच्चा आ जाता है माँ के डर से अंदर, लेकिन उसको लगता है कि बुक फीवर आ गया। हो सकता है वो किसी और कारण से आया हो, बट आ गया। अब जब वो दूसरी बार जाता है, फिर माँ बोलती है और फिर उसको थोड़ा कफ कोल्ड हो जाता है, क्योंकि एक टेम्परेरी बिलीफ पैटर्न उसके में पहली बार में डेवलप हो गया। अब जब दूसरी बार भी कफ कोल्ड हुआ तो वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। अब उस बच्चे के माइंड में एक बिलीफ पैटर्न माँ ने डेवलप कर दिया कि यदि वो बारिश से भीगेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब मान लीजिए वो पूरा बड़ा हो जाता है, जॉब कर रहा है, और एक दिन ऑफिस से वो 5 दोस्त आपस में वापस आ रहे हैं एक साथ होके, कैब नहीं मिलती है, घर पास ही होता है तो लगता है चलो वॉक ही किया जाए, और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो पांचों दोस्त उसमें भीगते हैं, लेकिन
आपका बेटा दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है, उनमें से 3 हो सकता है बिल्कुल हेल्दी हों और वो फिर दूसरे दिन भी ऑफ़िस चले जाएँ। एक ऑफ़िस जाए लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा कफ कोल्ड से परेशान हो, लेकिन आपके बेटे को हो सकता है छुट्टी लेना पड़े। अब वहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो माँ जिसने बचपन में उसके ब्रेन में एक सीड डाल दिया था कि तुम भीगोगे तो बीमार पड़ोगे। क्योंकि आपने देखा जब तक बच्चा करीब 3-4 साल का रहता है, तब तक उसके लिए माँ का जो वाक्य होता है ना, वो 100% बिलीव करता है उस पे। माँ यदि ऊँचाई से बोलेगी ना जंप करो, तो वो कूद जाएगा। उसको पूरा विश्वास रहता है कि मेरी माँ पकड़ लेगी। होता है ना जैसे छोटे बच्चे को हम थोड़ा हाइट पे बोल देते हैं और बोलते हैं जंप। और वो कर लेता है ना, रुकता तो नहीं है। और फिर जब वो करीब 5-6 साल का होता है, तो करीब 7-8 साल तक उसको टीचर ही उसके आइडियल होते हैं। जो टीचर ने बोला वही सही, ठीक है? तो अब ये जो बिलीफ पैटर्न है, थोड़ी-सी बात अलग जा रही है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। अब बिलीफ पैटर्न कैसे डेवलप करते हैं देखिए, जैसे एक अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत हम सभी बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। कई-कई बार बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि पूरा इतने लंबे समय तक ऑफ़िस में बैठो, काम करो, है ना? और उस बच्चे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मानते हैं कि वो बहुत अच्छा डांसर है। आपकी बेटी है, बहुत अच्छी डांसर है या बेटा है, बहुत अच्छा डांसर है। वो उसको एन्जॉय भी करता है, उसके प्रोग्राम भी देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उससे वो अर्निंग नहीं कर पाता है। कभी सोचा क्यों? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो पैशन हो उसी को वो सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना पाएँ। क्यों? सोचा कभी? बताइए? मैम मीन्स सोचा नहीं बचपन से लेकिन ये ऐसा होता है। थॉट नहीं डाला जाता दिमाग में कि भई जैसे ज़्यादातर शौक ऐसे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, "अरे! इसमें क्या रखा है? कुछ मतलब अच्छा रिस्पेक्टिव प्रोफ़ेशन अपनाना चाहिए।" नहीं, ये नहीं है रीज़न। रीज़न क्या होता है कि जब वो बच्चा जैसे ही 1 डेढ़ साल का होता है, आपको मालूम है बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली एडल्ट। क्योंकि एडल्ट सिचुएशन को देखते हुए अपने ईगो या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्टिवेट करता है। कई बार वो उसको सप्रेस भी कर देता है। होता है ना कई सिचुएशन में कि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी है, चलो एक शब्द बोल लिया तो बोल लेने दो। तो ये कंप्रोमाइज़ेज़ एडल्ट कर लेते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। तो वो जैसे ही बच्चा 1 डेढ़ साल का होता है, अब आजकल जो पेरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर सिंगल चाइल्ड होता है और वो हर बेस्ट चीज़ अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हर पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो उनके हिसाब से जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं। अब वो टॉयज़ भी बहुत महँगे-महँगे देते हैं। मतलब यदि आजकल थोड़े से अच्छे टॉयज़ आप लेने जाओ तो 1000 से कम में तो आप बात ही नहीं करो। बच्चों के छोटे बच्चों के टॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ। अब क्या होता है बच्चा तो छोटा है, वो टॉयज़ को पटकेगा, खेलेगा, वो टूट जाता है। या वो मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड को दे देता है जो उसको तोड़ देता है। तो क्या आपका रिप्लाई होता है? डेढ़ साल का बच्चा थोड़ा समझने लगता है, आप उसको थोड़ा समझाने लगते मैम हो। उसको यही बोलते हैं सबसे पहले कि इतना महँगा था तुमने तोड़ दिया। हाँ, मतलब माँ के कुछ गिने-चुने सेंटेंस होते हैं कि इतना महँगा खिलौना तुमने तोड़ दिया, अब दूसरा तुमको नहीं मिलेगा। तुमको मालूम है पापा कितनी मेहनत से कमाई करते हैं, उसके बाद ये पैसा आता है। ये तुमको मालूम है पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। ये तुमको मालूम है कि हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद ये तुम्हें दे पाते हैं। सो अब चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखिए, आपने वो छोटे से बच्चे के ब्रेन में एक सीड डाल दिया कि पैसा मेहनत से ही आता है, राइट? अब आप ऐसा सोचिए थोड़ी देर को कि आपका मान लीजिए कुकिंग आपकी हॉबी है। आपको अच्छा लगता है नई-नई डिश बनाना, लोगों को खिलाना। आपको यदि 4 घंटे भी किचन में रहना पड़े तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ वो काम करेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी हॉबी है। लेकिन वहीं मान लीजिए आपको कुकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आपको अगर मैं वहाँ 2 घंटे भी काम करने बोलूँ, 4 की जगह,
तो वो 2 घंटे आपको शायद 4 घंटे से भी ज़्यादा लगेंगे, कठिन लगेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और अगर उसका एक पैशन हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि डांस है। अब वो डांस को चूँकि उसका पैशन है तो वो कितनी भी देर करेगा ना, उसमें उसको थकान नहीं रहे लगेगी, उसको बल्कि और एनर्जी आएगी। अब जब वो उसके थ्रू अर्न करने निकलेगा, तो उसका वो जो सीड है ना, वो भी बड़ा हो चुका है, उसकी एज के साथ-साथ, वो भी फ्लॉरिश हो चुका है। तो वो तुरंत उसको रोक देगा, बोले अरे इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं है, इससे पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक सीड डाला है कि पैसा मुश्किल से ही आता है, कठिनाई से ही आता है। तो जाने-अनजाने में बहुत सारे सीड्स हम माँ ही अपने बच्चों के माइंड में डेवलप कर देते हैं। एक तीसरा और एग्ज़ाम्पल लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर माएँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तब बोलते हैं अब तो वो मेरी सुनता ही नहीं है, अपने मन की ही करता है, वो खुद डिसीज़न ले लेता है। काफ़ी माँओं की ये शिकायत हो जाती है। अब आप थोड़ा-सा पीछे लौटिए और देखिए कि 2 बच्चे मान लीजिए आपके हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है, दोनों झगड़ते हुए किचन में आपके पास आते हैं और बड़ा बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन छोटा बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। अब माँ बहुत बिज़ी है, उसको टिफ़िन बना के भी देना है जल्दी, खाने का भी समय हो रहा है, तो वो क्या करती है, पेशेंसली उनकी बात सुनने की बजाय अपने काम में एक्टिव रह के सीधे शायद बिना मुड़े कहती है, "बेटा तुम बड़े हो ना, समझदार हो ना, वो देखो रो रहा है चिल्ला के, दे दो उसको।" और काम खत्म कर लेती है। होता है? थम्स अप करके बताएँ, राइट? अब यहाँ पर आपने क्या किया? अपने बड़े बच्चे के ब्रेन में एक सीड डाल दिया कि मेरी माँ के पास जस्टिस नहीं है। उसमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो सुन के सही डिसीज़न ले। जो समय के साथ बड़ा होता गया और जिस दिन भी वो लायक बन के खड़ा हुआ, उस दिन ये सीड भी पूरा फ्लोरिश हो जाएगा और वो भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, 100% श्योर है। और छोटे बच्चे के मन में क्या सीड डाल दिया है कि अगर मैं गलत भी हूँ और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाऊँ, रोने लगूँ, तो मेरे पक्ष में फ़ेवर होता है। तो मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, तो मुझे वो चीज़ मिल जाती है। तो वो छोटा बच्चा हमेशा इसी तरह का एटीट्यूड करेगा। तो अब अक्सर माँओं की कंप्लेंट होती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये तो सुनता ही नहीं, कुछ बोलो तो चिल्लाने लगता है या ये अपने मन की ही करता है। वो सीड कहाँ से आए ये देखिए। अब हो सकता है आप लोग सबके बच्चे बड़े हों, लेकिन कल आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी आप बनेंगे, तो ग्रैंड चाइल्ड भी आएँगे, तो उस जगह भी आपकी ये साइकोलॉजी पूरी काम आएगी। तो इस तरह की बहुत छोटी-छोटी साइकोलॉजी होती हैं, जो जब हम गर्भ संस्कार की क्लासेस लेते हैं, तो उसमें इन सब की भी ट्रेनिंग देते हैं, कि किस तरह से बच्चे को ट्रेन करना है, किस तरह से आपको अपनी साइकोलॉजी रखना है। ठीक है? आजकल जो एक गर्भ संस्कार का बहुत सुपरफिशियल रूप ले लिया ना कि 1 घंटे को कराया, कुछ रिचुअल्स करा दिए, खत्म, वो गर्भ संस्कार नहीं है। गर्भ संस्कार वो होता है, जो प्रेगनेंसी के कंसीव करने के 6 मंथ पहले से शुरू होता है और डिलीवरी के 6 मंथ बाद तक चलता है। वो गर्भ संस्कार है, मतलब ये टोटल पूरा कितने 15 महीने का होता है। ठीक है? तो इस तरह से यदि आप देखें अ, तो ये जो रूल्स हैं, जो नेचर ने बनाए हैं, उनको फॉलो करना और जो हम अपनी डेली लाइफ में हम अपने अंदर और बाहर की शुद्धि के लिए फॉलो करते हैं, वो शौच के अंतर्गत आते हैं। शौच का मतलब होता है शुद्धि, वो चाहे बाह्य हो, चाहे आंतरिक हो। जैसे नहाना, दाँत साफ करना, कानों को साफ करना या फिर आंतरिक शुद्धि कि मन की शुद्धि करना, विचारों की शुद्धि करना, ये सारी चीज़ शौच के अंतर्गत आती है और शौच जो है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो बाह्य शौच और एक आंतरिक शौच। मतलब बाह्य शुद्धि और अंदर की शुद्धि।
तो सबसे पहले आपने अपने मानस को समाज की नैतिकता के हिसाब से बनाया। अब दूसरा चरण आया कि आप अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को सुधार लें। आप अपने अंदर संस्कृति को जन्म दे दें। आपको मालूम है सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? हम एक ही सेंस में लेते हैं ना ये शब्दों को। तो यदि इन्हें एक बहुत सहज हम उदाहरण से समझें, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल, कोई भी एक जेंट्स बाहर किसी लेडीज से मिलता है, सपोज आपके हस्बैंड है, आपकी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी से, और उनसे जो वो वार्तालाप करते हैं, जो उनका मैनर होता है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो उनके हाव भाव होते हैं, वो है सभ्यता। ठीक है? और वो जिस तरह से अपनी वाइफ से घर में बात करते हैं, जिस तरह का उनका शब्द होते हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो होती है संस्कृति। और ये दोनों कभी सेम नहीं होती हैं। किसी की है क्या सेम? तो थम्स अप करें। कभी भी नहीं सेम नहीं है मैम, नहीं होती, मुनीश्री के 100%। प्रवचन में सुना था। हाँ जी मैम, लेकिन पूरा मुनीश्री के प्रवचन में है, बहुत अच्छा भी। हाँ। तो ये मैम जो इसको है, आचरण भी कह सकते हैं क्या? आचरण? नहीं, आचरण और अलग चीज हो जाती है ना? तो मतलब सभ्यता जो हम आडंबर के साथ बाहरी दिखावे में अपने आप को एक सामाजिक स्तर पर एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो आचरण करते हैं, वो सभ्यता हो गई। और जो आचरण हम घर में करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, वो संस्कृति हो गई। तो संस्कृति और सभ्यता में उतना ही अंतर है जितना सच और झूठ में। यदि आपको कोई गहरी नींद से भी जगाए और आपसे कुछ बोले, तो जो सच होगा आप बिना किसी स्ट्रेस के हाँ या नहीं या आंसर दे दोगे। और यदि झूठ होगा तो पहले आप अपनी आंखें खोलोगे, पूरी तरह से जागरूक होगे, विचार करोगे, फिर आंसर दोगे। सेम वैसा भी सभ्यता और संस्कृति में, यदि आपकी वो संस्कृति है तो आपके सामने कौन है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी वो सभ्यता है तो आप पहले ये देखेंगे कि सामने मैं किससे बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपने अधिकारी से बात कर रहा हूं तो वे ऑफ टॉकिंग चेंज होगा। यदि मैं अपने प्यून से बात कर रहा हूं तो वे ऑफ टॉकिंग चेंज होगा। ये सभ्यता है। और यदि उसकी संस्कृति में शिष्टाचार है, आचरण में शिष्टाचार है, तो वो चाहे बड़े अधिकारी से बात करे, चाहे प्यून से बात करे, वो वे ऑफ टॉकिंग सेम होगा। क्लियर हुआ ये सभी को? तो ये जो शुद्धियां हैं, आंतरिक और बाह्य शुद्धि, इनको सबसे पहले संभालते हैं और इसमें विशुद्धि लाते हैं, वो शौच हो जाता है। अब फिर इसके बाद हम आते हैं, दूसरा क्या लिखा है आप लोगों ने? संतोष लिखा कि तब क्या लिखा सेकंड पॉइंट? स्वाध्याय। स्वाध्याय। स्वाध्याय है ना? तो स्वाध्याय क्या है? जैसे स्वाध्याय का हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये अर्थ ले सकते हैं कि स्वाध्याय मतलब होता है कि ऐसा लिटरेचर पढ़ना जिनका अध्ययन आपके लिए पॉजिटिव हो या आपके ग्रोथ के लिए, आपके आचरण के लिए अच्छा हो। जैसे ग्रंथों को पढ़ना या बहुत अच्छे साहित्य को पढ़ना, तो ये स्वाध्याय हो गया। दूसरा स्वाध्याय ये होता है कि स्वयं का अध्ययन करना, कि मैं कौन हूं, मेरे आने का कारण क्या है। कुछ तो रीजन होगा, तो उस रीजन को, उस लक्ष्य को मैं पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। वहां तक पहुंच, ये सबसे बड़ी बात, पहली बात कि मैं उसको जान पा रहा हूं कि नहीं जान पा रहा हूं, ये भी एक सोचने की बात है। तो वो सारी चीजों का खुद का अध्ययन करना ही भी स्वाध्याय होता है। तो स्वाध्याय का जो मीनिंग है वो दो अर्थों में लिया गया है। एक तो है कि आगम का, शास्त्रों का या अच्छे साहित्य का पठन पाठन, और दूसरा हो गया स्व का अध्ययन। अब देखिए, आप लोगों को वो जितनी तरह की अकाउंटिंग में सिखा रही हूँ, शायद यहाँ कई लोगों को नहीं मालूम होगा, तो वो अकाउंटिंग भी क्या है? जैसे आपने टाइम अकाउंटिंग की, कार्मिक अकाउंटिंग की,
है ना? बिहेवियर अकाउंटिंग की, डेली अकाउंटिंग की, ये सब अकाउंटिंग जो आप लोग सीख रहे हैं, तो वो सब एक्चुअली क्या है? वो स्वाध्याय है। उस अकाउंटिंग में आप स्वयं को जान रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं और आप किस ओर और अधिक जा सकते हैं। यदि वो अकाउंटिंग ही ना करेंगे, सपोज आपका बैंक में अकाउंट है, आप उसमें पैसे निकालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं है, तो क्या कभी आपके पास डायरेक्शन होगा कि अब मैं कितना और खर्च कर सकती हूँ या इतना खर्च करने के लिए मुझे इतना और डालना पड़ेगा? कोई भी आपके पास ये डायरेक्शन नहीं होगा। ये तभी संभव है जब आप अकाउंटिंग करें। तो ऐसे ही लाइफ अकाउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप ये जान ही नहीं पाएँगे कि मैं किन चीज़ों में और इम्प्रूव कर सकती हूँ या किन चीज़ों को ऑलरेडी मैंने इम्प्रूव कर लिया है या किन चीज़ों में और मेहनत की ज़रूरत है। ये संभव है क्या जानना बिना अकाउंटिंग के? नहीं, आप सिर्फ़ जो रूटीन की लाइफ़ चल रहा है, वो बोलते हैं ना कि एक भेड़-चाल जैसे चल रहे हैं, वैसे ही हम चलते जाएँगे। यदि उस भीड़ से आपको अलग होना है, तो अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है और वही अकाउंटिंग क्या है? स्वाध्याय। क्लियर हुआ सभी को? थर्ड पॉइंट क्या है अब? क्योंकि किस सीक्वेंस में लिखाया था, वो मैं भूल गई हूँ। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्रणिधान, है ना? संतोष संतोष तो ईश्वर प्रणिधान जो है, वो क्या है? देखिए, यदि सपोज आपने कोई एक व्यक्ति आपके पास आया, मान लीजिए आपका डांस स्किल बहुत अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें भी उसका स्किल बहुत अच्छा है। अब उसको गॉड गिफ्ट है डांस और उसका पैशन है, वो आपके पास आया और आपने उसको और पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है ना? उसको एज अ टीचर और पॉलिश्ड कर दिया और उसने मान लीजिए एक कोई अवार्ड है, नृत्यश्री, वो उसको मिल गया। ये इमेजिनरी है, ठीक है ना? वो उसको मिल गया। तो आप देखिए तुरंत आप में कितना ईगो आ जाता, कितना गुरूर आ जाता, वो तो मैंने सिखाया है। और अगर जिसको मिला है उसने आपका नाम नहीं लिया सपोज़, तब देखिए मैंने तो इतनी मेहनत की थी उसके पीछे, अपना काम छोड़ा, सब कुछ किया, बट उसने एक बार नाम भी नहीं लिया मेरा। यस? तो ये जो छोटे-छोटे काम के ईगोज़ हम पाल के रखते हैं, उनको ना करना बेहतर होता है। अब उनको ना करें तो कैसा करें? तो ईश्वर ये कहते हैं कि हर चीज़ को मुझे समर्पित कर दो। जैसे आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरा कौन-सा सेंटेंस आपको क्लिक हो जाए और वो आपके लाइफ़ का एक इंटेंशन बन जाए, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसका ज़रिया कौन बन रहा है? वो भेज कौन रहा है? ईश्वर। मैं सिर्फ़ एक साधन हूँ, एक माध्यम हूँ। क्योंकि उसको एक कोई साधन चाहिए आप तक पहुँचाने के लिए, और मान लीजिए मैंने 10 सेंटेंस बोले, आप लोग 10 लोग हैं, तो किसी को कोई सेंटेंस ट्रिगर होगा, किसी को कोई होगा, सबके डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जिस दिन हम ये मान लें कि हम सिर्फ़ एक साधन हैं और चूँकि आपकी लाइफ़ में वो चीज़ होनी थी, तो उसके लिए एक डायरेक्शन देने वाला कोई चाहिए था। तो उसके लिए ईश्वर ने मुझे कुछ समय के लिए नियुक्त किया। अब कई बार देखिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जैसे सपोज हमारी कोई एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत ही क्लोज हमारा रिलेशन उससे चलता है, या मान लीजिए हमारी सिस्टर है और अचानक से वो हमसे बात ही करना बंद कर देती है। सभी ने आसपास देखा होगा, कुछ ने अनुभव किया होगा, सबका अपना अपना ये होगा, लेकिन ये सभी के नॉलेज में होगा, ठीक है? और हम कितना परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, क्यों किया? इतनी ढेर सारी लंबी चेन हमारी चलती है। उसकी जगह आपको क्या सोचना है कि नहीं, उसकी मेरी लाइफ में बस इतनी ही भूमिका थी।
यहाँ तक आके उसको मुझे सपोर्ट देना था, उसने दे दिया, उसका वो रोल खत्म हो गया। तो वो मेरी लाइफ से चली गई। अब अगर आप उसकी जगह ऐसा सोचते हैं, तो आप कितने नेगेटिव थॉट की चेन बनाने से अपने आप को रोक लेते हैं। क्योंकि जब कभी ऐसा होता है तो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स की ही चेन ज़्यादा बनती है, पॉजिटिव की नहीं बनती। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के समर्पित कर देना, कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। अच्छा करा रहा है, तो वो करा रहा है, किसी को गाइडेंस दिलवा रहा है, तो वो दिलवा रहा है, किसी के लिए मैं एक माइलस्टोन बन रही हूँ, तो उसका रीज़न वो है, किसी के लिए एक लैंप बन रही हूँ, तो वो भी उसका रीज़न वो है। तो अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देना, अपने हर कर्म को, अपने हर एक्शन को, अपनी हर उपलब्धियों को, हर चीज को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। और जब हम ईश्वर प्रणिधान की पोजीशन में आ जाते हैं, तो सबसे अच्छा उसका जो एक हमें फल मिलता है, वो क्या होता है? निष्काम कर्म, या जिसे हम बोलते हैं कि कर्मों की निर्जरा होती जाती है, या नए कर्म बंधन नहीं बंधते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कामिक जो फिलॉसफी होती है, कि अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। चाहे वो देर से मिले, चाहे जल्दी मिले, और चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। ठीक है? तो ये जो कार्मिक अकाउंट होता है, उसको यदि हमें ज़ीरो करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है? इसमें मैं एक और छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ, वो भी क्षमा सागर जी की ही सुनाई हुई है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्मिक अकाउंट को उसमें समझाया है। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि 2 बच्चे जन्म लेते हैं और राजा उन दोनों का भविष्य फल देखने के लिए ज्योतिष को बुलाता है। तो ज्योतिष बोलता है कि वो राजा के घर ही 2 राजकुमार जन्म लिए। तो ज्योतिष बोलता है कि जब ये 21 साल के होंगे, तो मान लीजिए वो ए और बी हैं, तो जो ए है वो राजा बनेगा और जो बी है वो कुछ ऐसे अपराध करेगा कि उसको मृत्यु दंड देकर सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? अब ये दोनों भविष्यवाणी वो ज्योतिष कर देता है। अब वो बच्चे थोड़ी बड़े होते हैं, थोड़े-से समझदार होते हैं, तो राजा उन दोनों को बता देता है कि भाई ये तुम्हारी भविष्यवाणियाँ ये हैं। अब जो ए होता है वो तो बड़ा खुश कि मुझे तो राजा बनना है, क्या दिक्कत है? तो वो बाकी के जो पूरे 10-12 साल थे, उनको आराम से ऐश में जीते हुए बिताता है, एक राजा की तरह ज़िंदगी बिताती है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है और वो 21 साल का हो जाता है। अब वहीं जो बी रहता है, जिसको ये रहता है कि भाई ये अपराध करेगा और इसको मृत्यु दंड मिलेगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो वो सोचता है यार मुझे तो 21 साल में मरना ही है, तो क्यों ना मैं ये बचे हुए सालों को अच्छा कर लूँ। तो वो सारे सत्कर्म में जुट जाता है कि राज्य की सेवा करना, समाज की सेवा करना, साधुओं की संगत में रहना, इन सब चीज़ों में वो जुट जाता है। अब दोनों 21 साल के हो जाते हैं। अब ना वो 21 साल में जो ए होता है वो राजा बनता है, ना बी को शूली पे चढ़ाया जाता है। तो जिस दिन उनका 21वां जन्मदिन रहता है, बोलते यार ये ज्योतिष ने तो गलत बोला है। तो दोनों बोलते चलो मिलते हैं ज्योतिष से। दोनों भागते हुए जाते हैं। रास्ते में दोनों को एक-एक पत्थर की ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं। तो जो राजा ए रहता है, यहाँ किसने पत्थर रखा है करके उस पत्थर को जोर से पैर मारता है, तो वहां एक कलश निकलता है जिसमें सोने की मोहरें रहती हैं। वो उस कलश को लेता है और आगे बढ़ जाता है। और जो दूसरा रहता है, वो उसके रास्ते में एक कील आ जाती है जिस पे उसका पैर पड़ता है और वो पैर के आर-पार उसकी कील हो जाती है। वो जैसे-तैसे उस कील को निकालता है, पट्टी बाँधता है, वो भी ज्योतिष के यहाँ पहुँचता है।
तो जब दोनों ज्योतिष के यहाँ पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं कि आपकी तो भविष्यवाणी झूठ निकली, ना मैं राजा बना ना ये शूली पे चढ़ा। तो वो बोले ठीक है, ये आपका कर्मफल जरूर था, लेकिन आप ये बताइए कि आपने जो बचे हुए 10 साल थे या जो आपका जहां से आपको भी समझ में आया था उससे आपने 21 साल तक क्या किया। तो दोनों अपनी अपनी चीजों को बताते हैं। तो बोले देखिए, आपको कर्मों का फल तो जरूर मिला, लेकिन आपने इतने सालों तक उस अकाउंट में कुछ भी नहीं डाला। ए जो है वो अपने पूरे राजसी ठाट-वाट से जीता रहा, कभी कुछ अच्छा करने का नहीं सोचा। तो उसका जो फल था, वो पुण्य कर्म उसके कम होते-होते उसका फल इतना सीमित हो गया कि उसको एक सोने से मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला और वो उसका जो फल आ गया वो। और जो दूसरा था उसने इतने अच्छे-अच्छे काम किए कि जहाँ उसको शूली पे चढ़ना था, वहाँ एक कील उसके पैर के आर-पार होके निकल गई और उसकी वो जो कर्म फल थे वो निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्म फल हैं, वो तो भोगना ही है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी हमारे ऊपर है, कि हम कितनी इंटेंसिटी के साथ उसको भोगते हैं, उसको कम या ज़्यादा करना। उसके परिणाम को, वो हमारे ऊपर है। तो जब हम ईश्वर प्रणिधान की पोजीशन में आते हैं और हम नए सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कर्म के बंधन नहीं बनते हैं, तो हमको कर्म के फल नहीं भोगने हैं। और दूसरे चूंकि हम सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पित करके जी रहे हैं, तो जो पुराने कर्मों के फल आते हैं, उनकी भी इंटेंसिटी कैसी हो जाती है? जो नेगेटिव होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और जो पॉजिटिव रहते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब पुण्य कर्मों के फल बढ़ जाते हैं और पाप कर्मों का जो उदय होता है वो कम समय के लिए कम तीव्रता के साथ आके और चला जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान का यहाँ यही महत्व है। और दूसरा पक्ष यदि आप देखें कि यदि हर व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को फॉलो कर रहा है, तो आज जो ईगो, अहंकार, इन सब चीजों के कारण में नाम की नेम फेम की जो इच्छाएं होती हैं, यदि वो खत्म हो जाएं, तो आप सोच के देखिए कि कितनी सारी चीजें खत्म हो जाएं। आज हम देखते हैं कि मंदिरों में नाम को लेके एक लड़ाई चलती रहती है, या वहाँ के जो फंड्स हैं, उनको लेके लड़ाई चलती रहती है। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ। आज पॉलिटिक्स में जो इतना अ, अच्छाई-बुराई दोनों चलती है, तो वो भी किसके लिए है? नेम-फेम के लिए है, ईगो के लिए है। तो अगर ये चीज़ खत्म हो जाए, तो एक समाज का कितना अच्छा स्वरूप हमारे सामने आ जाए। मतलब आधे क्राइम्स तो खत्म हो जाएँ। श्योर, ठीक है? तो ये ईश्वर प्रणिधान का महत्व है। अब फिर 4th कौन-सा है पॉइंट? संतोष। तप तप है, संतोष। तप है, चलिए। तो तप और संतोष, 2 पॉइंट हमारे बच रहे हैं। अब तप क्या है? अगर हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे हमने कल एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि बहुत गर्मी के दिन हैं और एसी खराब हो गया। अभी हम थोड़ा-सा स्थूल रूप में तप को ले रहे हैं, है ना? सूक्ष्म बाद में लेंगे। तो अगर मान लीजिए वो एसी खराब हो गया और वो जो मैकेनिक था उसने बोला हम 2 दिन बाद आएँगे। अब आपका तप शुरू होता है कि नहीं? कैसे शुरू होता है? 2 चीज़ों के साथ। अब वो 2 दिन बाद आना ही है, कैसे भी हो हमको 2 दिन तक इसी सिचुएशन में रहना है। तो बेटर है हम उसको एन्जॉय करें। ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे पास ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, हम 2 दिन को कहीं चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमने क्या किया कि अपना जो कर्म क्षेत्र है, वहाँ से हम भाग गए। ये तो पलायनवादी हुआ ना। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम उसी परिस्थिति में उस मैकेनिक को 10 बार कोसें, नेगेटिव चीज़ें बोलें, परेशान हों और सीधे उसकी जो विपरीत परिस्थिति को नेगेटिव वे में लेते हुए जिएँ। तो रास्ते सभी के पास 3 रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर
रितु जी का खराब हुआ तो उनके पास अलग रास्ते हैं, या श्वेता जी का खराब हुआ तो अलग रास्ते। सभी के पास सेम है, लेकिन चूज कौन सा रास्ता कर रहे हैं वो सभी का डिफरेंट हो, है ना? सभी अलग अलग रास्ते को चूज करेंगे। तो एक तो तप का प्रकार ये हो गया कि कठिन परिस्थिति में भी आप सहजता के साथ मुस्कुराते हुए पॉजिटिव चलते हैं, वो तप है, राइट? दूसरा ये हो गया कि जब परिस्थिति विपरीत नहीं है, सारी चीजें आपके अनुकूलता में हैं, और उस समय भी चीजों को अपने आप से डिटैच करना तप है ना? तप जो हमने कल एक हम पढ़ रहे थे, प्रेम और मोह। प्रेम सबसे करना, मोह छोड़ना, वो भी तप है, क्योंकि सबसे कठिन काम है ये, मोह छोड़ना। और तीसरा तप क्या है कि अपने आप के शरीर को, मन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस देना, किसी-किसी परिस्थितियों के लिए कुछ बंधन में बांधना और अपने मन पर कंट्रोल करना। तो ये तीनों तरह के तप जो तप हैं। और ये तीनों जो तप हैं वो क्या शक्ति देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा व्यक्ति को जो इरिटेशन, दुःख, दर्द, तकलीफ, वो पहली तो सबसे यही होती है जब भी विपरीत परिस्थिति आती है। कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो दर्द, दुःख चालू हो गया। और अगर आपने उसको ही एन्जॉय करना बना लिया, तो फिर जीवन में दुःख, दर्द का कहाँ निशान? रहेगा क्या? एक कहावत है ना, मन की हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। इस वाक्य को आपने यदि सटीक बिठा लिया, तो वहीं से आपका तप शुरू हो गया। क्योंकि ये जो होता है कि हम शिलाओं पे बैठ के तप कर रहे हैं या घर छोड़ के जंगलों में, ये तो बहुत बात की बात है। वो भी तप है, लेकिन वो बहुत बात की बात है। शुरुआत तो हमको पहली सीढ़ी से ही करना पड़ेगा ना। कोई आपको अपशब्द बोल रहा है और हम बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि भैया अपनी चीज अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। वो तप हो गया। ना कि हम तुरंत, अरे हमसे ऐसा बोला, हम रिप्लाई देने खड़े हैं, कैसे बोल गया ऐसे हमसे। और अगर किसी ने बताया हमने तो मुस्कुराते हुए ऐसा बोल दिया, अरे तुम बेवकूफ हो, तुमको जवाब देते नहीं बनता है ना? तो पहले तप की शुरुआत अपने घर से करें। घर में मान लो घर का कोई फैमिली मेंबर आया, उसका मूड बहुत ऑफ है, आते ही वो कुछ बोलने लगा, तो ठीक है, शांति से सुन लिया। क्योंकि वो कोई भी चीज स्थायी नहीं है जीवन में। जो भी चीज आएगी वो जाएगी जरूर। तो यदि किसी को क्रोध आया है, तो वो स्थायी उसका नेचर नहीं हो सकता है। एक समय के बाद उसको जाना ही पड़ेगा। और जब वो समय निकल गया, उसके बाद आप बोलें, तो देखिए फिर वो व्यक्ति कितना गिल्ट फील करेगा। और अगर पहले वाले समय में आप बोलें, तो फिर अच्छी खासी फाइटिंग के लिए तैयार। और फाइटिंग का सबसे एक बुरा पहलू क्या है कि जब फाइटिंग में व्यक्ति को क्रोध आता ना, तो वो अंधा हो जाता है। और कुछ ऐसे शब्द आप अपने लिए दूसरों से बुलवा लेते हो जो आप नहीं चाहते सुनना या नहीं चाहते कोई आपको बोले। फैक्ट है ये। सामने वाले ने मिस लैंग्वेज की, या आपकी कोई, बोलते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया जो आपने बहुत अपना समझ के शेयर की थी, लेकिन उसका कारण क्या हो? आप हो। आपने चाहा इसलिए उसने बोला। ठीक है? तो तप की शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, और पहला कदम उसका हमारे अंदर से ही होता है। फिर धीरे-धीरे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, और द्वंद के लिए तैयार रखना, द्वंद में शांत रहना, द्वंद की स्थिति में सामान्य रहना, द्वंद की स्थिति में आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहना, ये सब तप की निशानियाँ हैं। क्योंकि आप देखिए, जब भी थोड़ा भी आपके विपरीत जाता है, तो आप देखिए आपकी ब्रीदिंग बढ़ने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है।
ये सब जो रिएक्शन होते हैं ना, ये तुरंत शुरू होते हैं। और अगर आप वहीं स्टॉप कर दो कि मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, थोड़ी-सी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मैं रुक जाऊँ। तो आप एक बहुत सारी चीज़ों की चेन को रोक देंगे वहीं पर। तो ये सारी चीज़ें तप में आती हैं। अब आखिरी आता है संतोष। संतोष का मतलब क्या है? कि जो चीज़ है आपके पास, जितनी है, उसमें खुश रहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? यहाँ पे तो हमेशा यही चलता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी? होता है कि नहीं? उसके साड़ी की चमक मेरी साड़ी से ज़्यादा कैसी? और हम इसी आपाधापी में लगे रहते हैं। उसने यहाँ घूमने गए, अच्छा फॉरेन ट्रिप करा है, हम नहीं जा पाए, कैसे? वो तो मेरे हस्बैंड के सबॉर्डिनेट है, नीचे हैं। या वो तो मेरी फ्रेंड है, एक जनरल से अ, उसका बिज़नेस है, मेरे हस्बैंड तो एक हायर जॉब प्रोफाइल पर हैं। कैसे ऐसा हुआ कि वो फॉरेन घूम के आ गई, मैं नहीं गई? अब तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, है ना? तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं और यदि हम सिर्फ़ इस भाव को छोड़ दें, कई बार लोग बोलते हैं कि घर बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए, जिससे कोई आए तो उसे अच्छा लगे और वो रिलेशन डेवलप करने के इच्छुक हो। एक ये भावना ज़्यादा चलती है। इसीलिए देखिए, जब वो घरों में किटी होती है, तो युद्ध स्तर पर घर का सफाई किया जाता है और बेस्ट कटलरी और बेस्ट सारी चीज़ें, ड्रेस अप सब कुछ। क्यों? यदि उसको आपके घर से, आपकी कटलरी से, आपके ड्रेस अप से भी रिलेशन रखना है, तो वही पहुँचा दो ना, आपको पहुँचने की ज़रूरत क्या है? और वो रिलेशन कितने दिन मेंटेन रहेगा? तो हमेशा कोई भी संबंध है, कैसा संबंधन, मतलब जो समानता से बंधा हुआ है, वही संबंध बनता है। और आप जो व्यक्ति ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर आज मैं किसी को चुनती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है, तो मैं ये पहले अलर्टनेस के साथ चुनूँ कि अगर उसमें 100 अच्छाई हैं, तो उसमें 10 बुराइयाँ भी होंगी। और मुझे 100 अच्छाइयों के साथ उसकी वो 10 बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी वो संबंध है। अदरवाइज़ जो स्टेटस के बल पे बनाए जाते हैं और आपके पैसे के बल पे बनाए जाते हैं, वो कभी भी संबंध आपके मुश्किल में तो काम नहीं आते हैं, 100%। संबंध के लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या मिलता है? कृष्ण और सुदामा का। कि संबंध में सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो कि जिसको ना आपकी ड्रेस से मतलब हो, ना आपके घर से मतलब हो, ना आपके फाइनेंशियल क्या आपका है उससे मतलब हो, उसे सिर्फ़ आपसे मतलब हो। क्योंकि देखिए जो हमारे ब्लड रिलेशन में है, वो हमने चूज़ नहीं किए हैं, है ना? वो तो ऑलरेडी हैं और वो आपको चलाने हैं। लेकिन जो एक फ्रेंड वाला होता है, वो आप चूज़ करते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता कि वो तो आपको निभाना ही है उससे। तो उसमें हम ऐसे व्यक्ति को चूज़ करें कि जहाँ जाके हम शांति अनुभव करें, जहाँ जाके हम रिलैक्स फ़ील करें, ना कि जहाँ जाके हम और स्ट्रेस में आ जाएँ कि भई अगले हफ्ते वो घर आएगी तो मुझे क्या डिश बनाना है, मुझे क्या ड्रेस पहनना है, मुझे घर में कहाँ-कहाँ थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे कौन-सी कटलरी निकालनी है। नहीं, हम जो हैं, जैसे हैं, जितने अच्छे हैं, जितने बुरे हैं, उन सबके साथ जब वो मुझे स्वीकार करे, वो संबंध है। और मैं भी उसको उसी सहजता के साथ स्वीकार करूँ, वो संबंध है। तो जहाँ पर संतोष की बात आती है, तो यदि संतोष व्यक्ति धारण कर लेता है, तो उसे कोई भी चीज़ बहुत प्रभावित नहीं करती है।
कि जल्दी से कोई भी चीज उसे प्रभावित करे और उसका मन जो है आकुल व्याकुल होने लगे, क्योंकि वो अपने इसमें खुश है। और अगर संतोष उसके मन में नहीं है, तो उसको आप पीएम भी बना दो इंडिया का, तो भी वो खुश नहीं रहेगा, उसमें भी वो कमियां निकाल ही लेगा कि अरे पीएम तो बना दिया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर तो कोई इमेज नहीं है ना? तो संतोष, चाहे वो एक बहुत लो कैटेगरी पे हो या हाई कैटेगरी पे, अगर संतोष नहीं है, तो वो अपने दुख के कारण ढूंढ लेगा, अपनी नेगेटिविटी को ढूंढ लेगा और उसमें वो दुखी हो लेगा। तो इस तरह से ये संतोष का जो महत्व है हमारी लाइफ में, वो भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग में से किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ बोलना हो, ये नियम के जो 5 पॉइंट हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल आसन को लेंगे। मैम जिस तरह से आपने ये पॉइंट समझाया ना, तो वो कल भी कह रही थी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी लाइफ को ही समझ रहे हैं। एक्चुअली ये है लाइफ के लिए ही, है ना? जैसे योग में जब मैम व्यक्ति आपके आता है, पढ़ाने का ढंग वो ऐसा है कि है तो लाइफ पे, लेकिन ये चीज समझ आ रही है यहाँ पर कि ये हमारी लाइफ को कितना वो करते हैं, हमारे को टच। एक्चुअली सबसे अच्छा टीचर कौन होता है मालूम है? जिसको ना लैंग्वेज का बैरियर हो, ना ही इसका बैरियर हो कि उसके एजुकेशन की क्या हाइट है। उसके पास क्या हो कि सामने वाला किस स्तर का है, मैं उस स्तर पर जाके उसे समझाऊं, जिससे वो समझ सके, और उस लैंग्वेज में समझाऊं कि जिससे वो समझ सके। तो ये 2 ही क्वालिटी होती है। मैम बोलिए 2 दिन से कुछ। ऐसा लग रहा है कि अब ये चीजें भूलेंगे नहीं। गुड, बहुत अच्छी चीज है। स्वाति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम। मैम जो आपने ये वाला पॉइंट बताया ना, ईश्वर परिधान, एक्चुअली जब पहली बार पढ़ा था तब तो ये था कि अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना, तो वो एंगल वही था सोचने का। पर आपने जो एक और एंगल आज बताया ना, नेम फेम, और मतलब इस उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हम कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। तो ये भी एक एंगल है जो हमें इस चीज में देखना है। तो ये मतलब मैंने लिखा है, तो मतलब ये अच्छा पॉइंट है कि हम बिल्कुल। एक्चुअली कई बार कोई एक चीज पढ़ते हैं तो एक ही एंगल से सोचते हैं उसको। इसका पर सबसे बुरा स्वरूप मालूम कहाँ देखने मिलता है? जो हम दान देते हैं। हाँ, हम ये तो है। 500 रुपए का, मान लीजिए हमने एक टाइल दान दिया मंदिर में, तो उस टाइल्स में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो गई, और मालूम तो पड़ा मतलब वो हाँ, फ्लोर पर लगा, तो उस पर सब पैर रखते हुए पैर। चले गए। लेकिन दान की असली परिभाषा ये होती है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को भी ना पता लगे। तो दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो दान का जो बंध बनना चाहिए, वो भी एक कर्म है, दान देना भी, उसका भी बंध बंधेगा। तो उसका जो बंध बंधना चाहिए वो नहीं बंधेगा। और फिर अगर आप बोले कि यार हम तो इतना दान करते फिर भी ऐसा हुआ, तो गलती आपके भाव की है, दान की नहीं है। हाँ, मैं वही कह रही थी कि ये एंगल मतलब बहुत अच्छा है जो इसमें हम कनेक्ट किया आपने, और जो समझाया। तो मतलब कई बार होता है ना, हम एक ही चीज को एक ही उससे देखते हैं एंगल से, पर उसके और भी आसपास बहुत चीजें होती हैं। तो वो चीज अच्छी लगी इसमें। देखिए, ये स्टडी बनी तो हमारे लिए ही है सारी चीजें। बस फर्क इतना है कि ये मान लीजिए 5000 साल पहले बनी थी, ठीक है? तो ये उस समय की परिस्थिति को देख के बनी थी। उस समय जो भी सर्कमटेंस होंगे, जो भी रिचुअल्स होंगे, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी सोशल टाइप होगा, तो उसको अब ये हमारा काम होता है कि उसको हम आज में फिट करें और उसका उपयोग करें, है ना? श्वेता जी। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब वो था कि जैसे हमें ये सारी चीजें पता है, आपने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से सब समझाया था और हम पढ़ते भी रहते हैं, सुनते हैं सारी चीजें, पर जब वो कंडीशंस आती है ना तो हम अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब
हमें सब पता है, लेकिन फिर भी जब वो स्थिति आएगी तो हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, टेंशन भी लेंगे। मतलब सारे पता होने के बाद भी हम मतलब उसको अप्लाई नहीं कर पाते उस जगह पे। देखिए, मान लीजिए आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने फ्रेंच में एक वर्ड सीख लिया, ठीक है? कि मान लीजिए ग्रीट करने को ये कहते हैं, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया। अब अचानक 10 साल बाद एक फ्रेंच व्यक्ति सामने आ गया और आप सोचें कि हम फ्रेंच में उसको ग्रीट कर लें, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपके माइंड से निकल जाएगा। तो माइंड हमेशा उन चीज़ों को ही अपने अंदर रखता है जिसकी आप प्रैक्टिस बार-बार करते हैं। और ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ये कम या ज़्यादा या किसी न किसी रूप में डेली हमारे सामने आती हैं। ठीक है? हम कहीं गए थे, बेटे को बोल के गए थे कि 1 घंटे पढ़ाई करना, आके वापस आए तो देखा टीवी देख रहा है। अब हमारा जो वो बाँध है ना, वो टूट गया। वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपको डेली इसके मौके मिलते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन यदि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अचानक से एक दिन सोचें, तो वो संभव नहीं है। ठीक है ना? जैसे अभी ये 8 अंग होते हैं। आप यदि डेली एक बार इनको पढ़ लें, तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएँगे। लेकिन आप बिल्कुल आज पढ़ लिया, अब इसके बाद उसको छुएँ भी ना, ना ही आपकी डेली लाइफ में वो यूज़ हो रहे हैं। तो क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम पे आप नहीं लिख पाएँगे। तो हमारा ब्रेन इसी तरह से डिज़ाइन है कि जिन चीज़ों की हम बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रेन इस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ें हमारे कुछ न कुछ यूज़ में आने वाली हैं। और जब वो समय आता है तो वो ऑटोमैटिक उसको यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियों पे जा रहे हैं, रोज़ वही सीढ़ी चढ़ते-उतरते हैं। बाजू में हैंडल लगा है, आप कभी नहीं पकड़ते हैं। लेकिन अगर एक दिन पैर स्लिप हो गया, तो आपका हाथ तुरंत उस हैंडल पे जाता है। क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस में बना रखा है कि यहाँ बाजू में हैंडल है। उसको आपने रजिस्टर्ड करके रखा है। तो जिस दिन भी आप आते-जाते रोज़ देख रहे हैं उसको, भले ही यूज़ नहीं कर रहे लेकिन देख रहे हैं, तो आपके ब्रेन ने उसको रजिस्टर्ड करके रखा है। अब यदि सपोज़ उस हैंडल को मैं एक कर्टन से ढक दूँ, कि वो आपको दिखे ही नहीं, तो देखिए जब आप गिरेंगे तो आप उस कर्टन को पकड़ेंगे लेकिन हैंडल को नहीं पकड़ेंगे। तो आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। मौके ढूँढने पड़ेंगे पूरे दिन में कि कहाँ पर ये मौके मिल रहे हैं। वहाँ पे मैं बार-बार इसको प्रैक्टिस में लेके आऊँ। है ना? बिल्कुल वैसे ही कि जब हम फ़ोर व्हीलर चलाना सीखते हैं तो पहले कितने अलर्ट मोड में चलाते हैं कि कोई सामने आ गया तो पहले ब्रेन में मैसेज सोचें कि भई ब्रेक लगाना है, ब्रेक, फिर पैर जाएगा। और वही जब हम 6 महीने चलाते हैं तो हम हो सकता है फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और कोई सामने से जाए तो हमारा पैर ऑटोमैटिक दब जाएगा। मतलब हम उसके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक आप इसके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, ब्रेन में पैटर्न नहीं बनाएँगे, तब तक वो अचानक के समय यूज़ नहीं होगा। तो मतलब उसके लिए डेली हमें ज़रूरी है। वो चीजें मतलब हम या तो नोटिस ही नहीं करते हैं, डेली जो भी हमारा बिल्कुल, रूटीन है वो चल रहा है हाँ। बस। तो वहाँ पर आपको अलर्टनेस की ज़रूरत है, वहाँ पर आप देखें कि हम कहाँ हो सकता है कि आप कभी 100% नेगेटिव जा रहे हैं, तो कभी 1% ही जा रहे होंगे। लेकिन वो 1% को भी टारगेट करें, तो आप 100 को भी टारगेट कर पाएँगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं 1 टू 10 को क्या टारगेट कर रहे हैं, जाने दो छोटे-छोटे हैं, सीधे 100 को करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये इसीलिए कहा गया है। तो कोई भी मौका ना छोड़ें, जहाँ पर भी आपको लगता है, वहाँ पर उसको यूज़ करें। तो धीरे-धीरे वो हैबिट में आता जाएगा और आप वो कर पाएँगे। मैम जी, थैंक यू। सविता जी? मैडम जैसा आपने समझाया मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए। कोई अब कोई डाउट ही नहीं बचा। पर जब लिखेंगे तो मैडम इसको जैसे आपने तो इतना अच्छा समझाया, अब हमारे पास लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में, जैसे सर ने पहले लिखवाया था, वो सर ने थोड़ा-थोड़ा लिखवाया था। तो उस तरह से करें या फिर पूरा एक्सप्लेन करके करें? देखिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। यदि शॉर्ट हुँ, हुँ। आंसर में आ रहा है,
तो आप वैसा शॉर्ट लिखिए। यदि लॉन्ग आंसर में आ रहा है, तो फिर उसको थोड़ा-सा आप अ, थोड़ा-सा उसको आप पूरा समझाते हुए लिखें। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, उस हिसाब से उसको करें। और क्योंकि मैडम जो शॉर्ट एमसी होते हैं, वो लगभग 200 वर्ड्स में 2 से 250 वर्ड्स में कंप्लीट कर दीजिए शॉर्ट टाइप आप आंसर। और जो लॉन्ग टाइप होते हैं, वो लगभग 600, 500, 600 वर्ड में अप्रॉक्सिमेट जाने चाहिए, मतलब जस्ट डबल हो जाते हैं। तो मैडम एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं इसमें पेपर में? एमसीक्यू भी आते हैं, 10 करीब रहते हैं। अच्छा। और मैम जैसे जो बाधक तत्व आपने बताए हैं 6 और बुक में भी 6 हैं, पर सर ने हमें 13 लिखवाए थे। अब वो उन्होंने किस बुक को रेफरेंस लिखवाया, किस बुक को रेफरेंस किया है? क्योंकि यहाँ पर हमको 2 ग्रंथ को करना है। जैसे अपन ने पढ़ा ना, जो योग के अंग हर ग्रंथ में अलग-अलग हैं, हुँ। है ना? हठ योग प्रदीपिका में मान लो 4 हैं, तो गृहण्य संहिता में 7 हैं। तो ऐसे ही ये तत्व भी हर बुक में अलग-अलग हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, वो आपके कोर्स में चूँकि हठ योग प्रदीपिका है, इसलिए मैंने उसके हाँ जी, अकॉर्डिंग इस पढ़ा। बुक में भी 6 है मैडम। हाँ, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं, तो आप वो 6 ही लिखिए। है ना? क्योंकि आपको अपने जहाँ तक एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ है, तो वहाँ आपको अपने सिलेबस से ना राइट जाना, ना लेफ्ट जाना। अपने सिलेबस को बिल्कुल ऐसे फिक्स करके और उसी डायरेक्शन में देखना है। और मैडम जो हमारे दिमाग में जैन फिलॉसफी है, वो अगर आ जाए पेपर में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि हमारे आ ही जाती है वो चीज़ें। हाँ, लेकिन जैन फिलॉसफी ऐसे इसमें कहीं है नहीं। अगर वो ओके। उसके सपोर्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी अपोज़ में है, तो फिर वहाँ हुँ, एक शब्द में मेंशन कर दें कि लेकिन जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे भी देखा जाता हुँ। है ना? ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू मैम। प्रीति जी? मैम बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि हम मुनिश्री को ही सुन रहे हैं। सामने मुनिश्री है, उनके प्रवचन चल रहे हैं, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। मैम थैंक यू सो मच। और मैत्री समूह में शाम को स्वाध्याय था, रात में 9 बजे, पर अब बहुत टाइम से ज्वाइन नहीं करा। आज मैं जरूर ज्वाइन करके आपका पूरा बताऊंगी वहां पर। मैम आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप फिर से, आपकी इतनी एजुकेशन इतनी सारी है, मैंने अभी तक नोट नहीं करी। आप एक रेज्यूम दे दीजिए कि वहां पे हमको सेंड करेंगे, तो वो मांगते हैं कि ऐसे मतलब जो रत्न छुपे हुए हैं उनके लिए वो कहते हैं कि लाइएगा, तो प्लीज़ आप आप एक भेज मुझे दीजिएगा। मेरे नंबर पर एक हाय भेज दीजिएगा, तो मैं अपना रिज़्यूमे आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है? यस मैडम ग्रुप मैम। में चाहिए, जो हमें भी आपने चाहिए। कहा था दीदी सबको रिज़्यूमे जो चाहिए? आपने ग्रुप में चाहिए मैडम, पर्सनल नहीं चाहिए। हमें आरंभ में भी बताना है। वैसे पता ही होगा यस, मुनिश्री को ज़रूर। नहीं, उनको तो मुनिश्री को मैम तो पता है क्योंकि इसकी एकेडमिक सेल में देखती हूँ हाँ, ना, हाँ। पीएचडी हाँ वाले जी, हाँ जी। स्टूडेंट सारे मेरे ही अंडर में रहते हैं, तो उनकी है जानकारी में। फिर भी मैं एक काम करूँगी, मैं रितु जी को भेज दूँगी, तो वो आप लोग का जो पर्सनल एक ग्रुप है, उसमें वो भेज देंगी। मैं इसमें एक्चुअली कॉलेज वाले ग्रुप में नहीं भेजना चाह रही हूँ, ठीक हाँ है? जी। तो ऐसा कर लेते हैं। या प्रीति जी जो मुझे आपने हाय भेज संतोष देंगी, तो मैं उनको भेज दूँ, ठीक है? जो आपने बोला ना संतोष कि हम किसी को खुश कर ही नहीं सकते। जिसको संतोष नहीं है तो वो हमेशा दुःख ढूँढ के वो दुखी रहेगा। तो ये बिल्कुल, मुनियादि कारण सर ढूँढ ने बहुत लेगा। अच्छे उन्होंने कहा था कि हम अपनी गर्दन भी काट दें ना, तो वो कहेगा सामने वाला गर्दन सीधी नहीं कटी, तिरछी कटी। इस तरह सही से बोल रहे हैं आप। तो हुआ। ये जो संतोष है ना, ये अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो संतोष की डेफिनेशन है ना, वो अपने लिए है, क्योंकि दूसरे को तो हम संतोषी बना नहीं सकते ना। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी चेंजेज़ हैं, जो भी इमोशंस हैं या जो भी हम चाहते हैं कि इमोशन में चेंजेज़ करें, वो सब हमें अपने एंड पर ही करना होगा। लेकिन हम हमेशा दूसरों के एंड पे करते रहते हैं। उस प्रोसेस को आप छोड़ दीजिए और उसको अपने एंड पर करिए। तो आप देखिए कि चेंजेस बहुत फास्ट होंगे। लेकिन आप वेट करते रहेंगे कि मान लो मेरे साथ एक ये फैमिली मेंबर है, ये ऐसा चेंज हो जाए तब मैं ऐसा चेंज होगी, तो आप कभी नहीं हो पाएँगे। तो कोशिश करें पहले अपने आप को चेंज करने की, ऑटोमैटिक चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जाएँगी। मैम ठीक है? यही देख रही हूँ मैं आपसे, अगर ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे होते जो, तो वो जो हम लोग को मिलता वो अलग ही होता।
और ऑनलाइन में हम लाइव अभी सुन रहे हैं तो वही अलग है। अब जो क्लासेस मिस होंगी हम उनको आपके देखेंगे यूट्यूब पर, वो बहुत डिफरेंस हो हाँ, जाएगा वो उसमें। डिफरेंट वो होता है फीलिंग्स नहीं आ एक्चुअली। पाएंगी, वो ये रहेगा कि बस हमको नोट्स बनाने तैयार करने, पर यहाँ जो एकदम से बिल्कुल, हार्ट पे जा रहा है, बहुत एक जो डिफरेंस हो जाएगा। कनेक्शन होता ना वो कहीं ना करेक्शन कहीं नहीं हो पाता। मिस। ये आप बिल्कुल सही बोल रही। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट पूरा छोड़ने से बेटर है कि हमें जितना मिल जाए उतना अच्छा है। और चूंकि मैं बहुत लंबे समय से मुनि क्षमा सागर जी से जुड़ी थी और जुड़ी रही, तो उनसे काफी इन्फ्लुएंसेस रहती हूँ। तो काफी जो मेरे वर्ड होते हैं या मेरे एग्जाम्पल होते हैं या जो स्टोरीज होती हैं वो ज्यादातर उन्हीं की होती हैं, मैक्सिमम। क्योंकि मैं फ्रैंकली और एकदम सत्य बताऊं ना तो मुझे उनके इक्विवेलेंट प्रवचन देने वाला आज तक कोई दूसरा नहीं मिला। उनका जो स्टाइल और उनका जो ढंग था वो कभी भी मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। तो वो चूंकि बहुत पर्सनली बहुत अटैच रही हूँ, तो इसीलिए वो काफी शब्द और वो उन्हीं के रहते हैं। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ये जो ज्ञान का एक जो दिशा दिखाई वो भी उन्हीं ने दिखाई है, क्योंकि पहली बुक उन्हीं ने मुझे दी थी पढ़ने। और फिर उससे जो सिलसिला चालू हुआ तो वो लगभग फिर चलता रहा। तो मतलब एक होता ना कि जो एक जगह बन जाती है वो कहीं भी अब वो हटती नहीं है, संभव नहीं होता कि उसको मैं हटा पाऊं। हर्षा जी। मैम आपने नेगेटिव थॉट्स का बोला, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग छोटी छोटी सी चीजों में नेगेटिव हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं होता, बाद में समझ आता है कि हाँ। अभी तो फिर भी जैसे आपने समझाया हम लोग थोड़ा समझने लगे, पर जो अभी टीनेज है या फिर बच्चे हैं, वो भी कुछ एक्सेस वाले मतलब नेगेटिव होने लगते हैं, और उनको तो ये सब चीजें भी समझाने से समझ नहीं आती, तो हम उनको कैसे किस टाइप से समझा सकते हैं कि बेटर होता है नेगेटिविटी से कि बचना उनको है। कुछ ऐसी एक्टिविटी में डालें जिससे उनके नेगेटिव हार्मोन्स कम रिलीज हों, हैप्पी हार्मोन्स अधिक हम रिलीज हों। जैसे जैसे कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज डालें। फिर उनके जो कुछ ऐसे होते हैं जैसे म्यूजिक, अगर किसी का पैशन है तो उनका जो पैशन है जिसमें वो एंजॉय करें और जिसमें वो थके ना। क्योंकि जो हमारी हॉबी होती है, पैशन होता है, वो हम लंबे समय तक बिना थके कर पाते हैं। जैसे किसी का ड्राइंग पेंटिंग यदि पैशन है ना तो वो देखिए वो बहुत बारीक बारीक काम भी लंबे समय तक करता रहेगा लेकिन थकेगा नहीं। तो वो पैशन या हॉबी डेवलप करें, क्योंकि वो पैशन वो बिल्कुल एक टाइप ऑफ मेडिटेशन हो जाता है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा डांसर है, उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो 2 घंटे भी डांस करेगा ना तो वो एक ट्रांस की पोजीशन में चला जाता है। उसको उस समय सिर्फ अपना म्यूजिक सुनाई देगा और अपना डांस दिखेगा। कोई थॉट उसके दिमाग में नहीं आएंगे। अगर उसके थॉट में आते हैं तो वो जो अभिव्यक्ति करता है, जो फेस एक्सप्रेशन देता है, वो ला पाना संभव ही नहीं होता है। मैम पर ऐसा नोटिस किया मैंने बहुत से बच्चों में कि आज के बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो उनको वो सीधा इसलिए सीधा नहीं बस। चाहते हैं ना कि आप नहीं करने देते हैं। छोटा बच्चा जब अपनी पेंसिल उठा के, कलर पेंसिल उठा के गोदता है, लिखता है, तो आप पहले अरे दीवारें गंदी कर दी। फिर दूसरा आता है, अरे पढ़ाई नहीं की, एग्जाम है और देखो ये लेके बैठा है, क्या मिलने वाला है इससे, कुछ भी नहीं। वो सब बीज हम बो रहे हैं। आप थोड़ा रिवर्स जाइए तो देखिए तो कि बचपन में आपने उनको क्या क्या बोला है। वो सारे सीड हमने बोए हैं। जब बीज बोए हैं तो फसल तो काटनी ही पड़ेगी। या तो बीज बोते समय ध्यान रखिए, या बीच में कितनी बार आपने उनकी खरपतवार को साफ किया है इसको याद कीजिए। अगर बच्चा 15 साल का है तो हमने शायद 5 बार भी उसकी खरपतवार साफ नहीं की होगी। जो ग्रो हो रहा है होने दो। तो ये सबसे पहले ये देखिए कि मन एक बिल्कुल मिट्टी के जैसे है। जैसे आप बीज उसमें बोएंगे वैसी फसल होगी और वही आपको काटनी पड़ेगी। आप सोचें कि आपने बरगद का पेड़ बना दिया वट वृक्ष और आपको आम मिल जाएं रसीले, पॉसिबल नहीं है। हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, नेचर अपने रूल के अगेंस्ट कभी नहीं चलता है। वो बायस कभी नहीं होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज बोने का उम्र सिर्फ 5 साल तक रहती है।
कंसीव होने के 6 मंथ पहले से 9 महीने कंसीव के और 6 मंथ आफ्टर बर्थ, ये होती है किसी भी बच्चे की संस्कृति डेवलप करने की और मैक्सिमम 5 साल तक कि उसके मन में आप कैसे बीज बो रहे हैं। उसके बाद तो बस फसल ही फसल होती है, आपको काटनी है, तैयार रखना है अपने आप को। इसीलिए गर्भ संस्कार का इतना महत्व होता है, क्योंकि ये जो 12 महीने, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद और 9 महीने प्रेगनेंसी के, इन पर विशेष ध्यान देना ही गर्भ संस्कार होता है। और 6 महीने पहले इसलिए कि जब तक शरीर और आत्मा में विशुद्धि नहीं होगी, तब तक कोई भी विशुद्ध अच्छी आत्मा गर्भ में आएगी कैसे? आपको यदि हम 10 घर दिखाएं चूज करने के लिए कि इन 10 में से आपको एक में रहना है, तो आप वही घर चुनोगे जो साफ सुथरा होगा, हवादार होगा, जो बंद है, जिसमें थोड़ी बदबू आ रही है या जिसमें प्रकाश नहीं आ रहा है या जिसमें कचरा फैला है, वो चुनेंगे क्या आप? अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप जिस घर में रहते हैं, अब आपको वहां से कचरा बाहर फेंकने की अनुमति नहीं है। क्या होगा? 24 घंटे चलो ठीक है, 48 घंटे चलो थोड़ी स्मेल आ रही ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप उस घर में रह नहीं पाएंगे। और 1 महीने बाद भी यदि आप रहने की कोशिश करेंगे तो आपको बीमार ही निकाला जाएगा। आपने अपना कचरा कितना बाहर फेंका है? आप तो सब रखते जा रहे हैं। है ना? तो ये मेरा सारी चीजें जो हैं, हाँ 1 मिनट दीप्ति जी। तो ये सारी चीजें वो हैं कि जो एक कहावत है ना कि बोए बीज बबूल के आम कहाँ से पाए या फल कहाँ से पाए, ऐसी कुछ कहावत है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बार वो बोलते हैं ना, मटका पक गया, अब वो आपने तिरछा पकाया है, कैसा पकाया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करोगे तो टूट जाएगा। अब ऊपर से पेंट पॉलिश कर दो, फूल पत्ती लगा दो, वो आपके हाथ में है। ठीक है? इसीलिए सभी धर्मों में जो गर्भ संस्कार का जो महत्व है, उसका कारण ही यही है। ठीक है? दीप्ति जी बोले, मैम लेकिन ये इंडियन लास्ट कल्चर में क्वेश्चन। तो मतलब ये बोला जाता है कि 10-15 साल के बाद से बच्चों को सुधारने या 20 साल के बाद सुधारने की मतलब बिल्कुल स्टार्ट नहीं। किया जाता है। कोई भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो ये नहीं बोलता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए। बनने का टाइम केवल 15 महीने आपके पास होता है, उसके बाद 0। दीप्ति जी? नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मेरे बेटे का क्वेश्चन है, वो कल आपको भी सुन रहा था, बैठा हुआ था, वो स्टडी कर रहा था, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो जो कल एक फाइल ओपन की बात हो रही थी, तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि मम्मा सपोज अगर हम जैसे अभी जैसे 12th स्टैंडर्ड में हैं, कि सपोज हमारा बचपन में किसी से कोई बात पे लड़ाई हो जाती है, राग हो जाता है, किसी कोई मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, उससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, क्लासेस चेंज हो जाती है, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो क्या जो इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो जो कर्म बंध होता है, क्या वो भी हमारे साथ कंटिन्यूटी में रहता है क्या? चाहे वो द्वेष का हो, चाहे राग का हो? बिल्कुल, कर्मबंध तो हर पल आपके साथ ही रहते हैं। नहीं, आप उस जिस तरह सिचुएशन का। सपोज उसने मेरे से बोला कि मम्मा सपोज अगर मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरा कोई फ्रेंड था, मेरी उससे कोई बात हो गई और अब मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे को स्कूल में मिलता भी है, लेकिन मेरे को उस बात का नहीं ध्यान। तो क्या उस वो वाला प्रोसेस मतलब हमारा चलेगा, बिल्कुल, जहाँ पे वो जब चीज़ तक छोड़ी थी? आपके प्रति द्वेष भाव है आपका मन में, तब तक वो बंध चलेंगे। जिस दिन वो द्वेष भाव समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो बंध समाप्त हो। और कई बार ये होता है कि जैसे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, तो भी रहता है वो कंटिन्यूटी में? देखिए, वो कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, लेकिन वो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो वो ऊपर उभर आता है। ऊपर ऊपर आता है। लाइक हाँ, वो जो हम तत्वासुर में उपशम की बात जो करते हैं, वो हो गया। बिल्कुल। और अगर मान लो फेवरेबल कंडीशन नहीं आई पूरे जीवन भर, तो वो दबा हुँ, हुआ भी रह जाएगा पूरे समय। दबा हुआ भी रहेगा। हाँ, तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जब तक हम उससे अपनी साइड से क्लियर ना कर ले उस व्यक्ति से, तो वहाँ पे स्टॉप लग सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो देखिए उसके 2 रहेगा। ऑप्शन हैं।
एक तो ये है कि आप उस व्यक्ति से क्लियर करें, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि वो व्यक्ति सुनने ही तैयार नहीं होता है। ऐसा भी सिचुएशन होता है ना? होती है। कि हाँ, वो होती है। अपने आप को गलत ही नहीं मान रहा है या सुनने बात करने ही तैयार हुँ, नहीं, तब हम हुँ, अपनी तरफ से क्लियर कर लें कि मुझे हुँ, कहाँ हुँ, तक जाना है। हुँ, भाई अगर मान लीजिए मेरी और आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और किसी कारणवश वो खत्म हो रही है, मुझे आपका कोई एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। अब हुँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपके प्रति एक विद्वेष की भावना बाँध लूँ कि इसने मेरे साथ ऑब्वियसली आपने कुछ मेरे साथ ऐसा किया होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा होगा, तभी ये शुरू हुआ। तो या तो मैं वो भाव बाँध लूँ और उसमें एक रिवेंज का मतलब बदले का भाव हो जाए, उसमें एक एंगर का इश्यू आ जाए कि आपको जब भी देखूँगी मैं तो एक गुस्से वाली भावना आ जाएगी, आपका फेस देखते ही से। वो सारा जो सीन है वो रिक्रिएट हो जाएगा जब आपने मेरे साथ वो सब कुछ किया, किया। ठीक है? हुँ, तो एक तो ये पोजीशन हो सकती है। दूसरी ये पोजीशन होती है कि जैसे हमने कहा था कि मैं सोच लूँ आपका मेरे जीवन में यहीं तक रोल था। ईश्वर ने यहीं तक आपको तय किया था मेरे जीवन में आने का, अब आपका रोल खत्म हो गया है। इसलिए ये सब हुआ और अब हम अलग-अलग हैं। तो वो चीज़ वहीं स्टॉप हो गई। उससे कोई चेन नहीं शुरू हुई। तो या तो उसको वहीं स्टॉप कर दूँ। हुँ। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए वो जो ईश्वर प्रणिधान का वो लिया गया है, वो कॉन्सेप्ट वो इसीलिए लिया गया है कि हम ऐसे तो हम इकट्ठा करते जाएँगे, बहुत सारे रिलेशन आते हैं, बहुत जाते हैं, तो हमारे पास भंडार हो जाता है। और होता भी है, जिसको हम भूल जाते हैं और अपने अनकॉन्शियस में पैक करते जाते हैं। क्योंकि डाटा तो सारा है और वो कई बार जब ऊपर उभर के आता है, तो बहुत हार्मफुल होता है। तो बेटर हमेशा ईश्वर प्रणिधान होता है, कि भई आपका मेरे जीवन में इतना ही रोल था, जो आपने निभाया, आपका रोल खत्म हो गया, आप मेरी लाइफ से चले गए। अब शायद कोई और आएगा, आपसे बेहतर आएगा। तो जब हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि मुझे इससे अच्छा मिलने वाला है, तो जो पहले वाले के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या जलन या रिवेंज जो भी इमोशंस है वो खत्म हो जाते हैं। समझ जाते हैं। लेकिन जब आप ये नहीं करते कि इससे अच्छा मिलेगा, तो आप उसको ही लेके फिर चैन बनाते रहते हैं। तो रास्ते बहुत सारे होते हैं, डिपेंड ये करता है कि हम किसको चुन रहे हैं। हुँ। आपकी कोई आपने कोई बुक भी लिखी है दीदी कोई जैसे मतलब अगर मैं अपने ही बच्चों को देना चाहूँ और वो मेरी अभी तो एक ही है मेडिटेशन पर है, बाकी तो सारी योग पे हैं तो वो अच्छा। मतलब यूज़फुल नहीं है। हुँ। लेकिन एक बुक मेरी जो पब्लिश हो चुकी है अमेज़न में बेस्ट सेलर में है, हुँ, वो हुँ। है द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन, हाँ, वो तो मुझे पता है है। ना? अब दूसरी बुक अभी लगभग 15 दिन या 1 महीने में हो जाएगी पब्लिश। तो वो ओके, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पर है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स पर है वो पूरी बुक। ओके, ओके, फिर जो थर्ड है वो थोड़ी इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो अभी प्रोसेस में है, उसको आने ओके। में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी आए तो मैम आप प्लीज़ ज़रूर मैसेज हाँ, या लिंक आप शेयर अपने ज़रूर बेटे करें। को बोलिए कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ें वो। अच्छा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की वो बुक एन्जॉय करेगा, बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स हैं। हुँ। एग्ज़ैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। टाइमलेस बॉडी, थॉटलेस माइंड, इस बुक को पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। टाइमलेस बॉडी हाँ, थॉटलेस माइंड। ओके। दीपक नाम चोपड़ा आपने तो बताया ना? डॉक्टर दीपक चोपड़ा। ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा इज़ गॉड इल्यूजन्स, ये भी हुँ, इनकी बहुत अच्छी बुक है। हुँ। सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ डेस्टिनी भी बहुत अच्छी बुक है। तो इन सब बुक को वो पढ़े, वो बहुत अच्छा एन्जॉय करेगा इनको। ठीक है। एक्चुअली वो वही ना महर्षि के जो मोटिवेशनल प्रवचन होते हैं ना उसको मेरी भावना या 10 लक्षण हुँ, पर्व के अभी जैसे वर्कशॉप में वो गया था तो बहुत अमेजिंग वर्कशॉप थी जो महाराज जी ने कंटेंट दिया था। हुँ, तो उसी कंटेंट को लेके उसने अपना स्कूल का प्रोजेक्ट भी बनाया और टीचर्स बहुत खुश थे कि मतलब ये चीज़ कहाँ से लेकर के आए तुम। बिल्कुल। तो फिर उसने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी हैं तो उन्होंने हमें कंटेंट सिखाया था वहाँ पे 3 दिन का।
तो उसका 11th में था, तो उसको रहता है तो वो आपको सुनता है, जैसे उसको आवाज आती है ना तो उसको अच्छा लगता है। तो कल ही उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा नहीं चलो नहीं, मैं अगर वो पूछूंगी। बैठना चाहे तो बिल्कुल उसको बैठने को बोलिए, क्योंकि हम तो चाहते ओके ही हैं कि टीनेजर जुड़े। देखिए, ओके। यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, ये एक अपनी अलग जगह है। हम्म। लेकिन यदि इससे हमारे